राजनीतिज्ञों के बयान पे पेंदी के लोटे के समान होते हैं या लाभ हानि को तराजू के पलड़े में तौलने के उपरांत ही मुंह से आवाज निकलती है। खास तौर से वह नेता जो सत्ता से फिसलने के बावजूद लिखकर उद्बोधन करे, उसका दिया गया हर बयान जेल की यात्रा से बचने की कवायद भी हो सकती है। राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को बसपा के समर्थन के आखिरकार मायने क्या है? सवाल विमर्श को नियंत्रित करता है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि असहमत होने पर अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। यह लोकतंत्र के सिद्धांत व वास्तविक धरातल पर टिकते हैं या औंधे मुंह गिर जाते हैं, निर्भर करता है सत्ता के चरित्र और विपक्ष के कर्मयोग पर। इस कथन को वर्तमान सरकार के आदर्श और मर्यादा से जोड़ने की कोशिश ना करें। सरकार के मर्यादा पर टिप्पणी करने की हमारी पहल तो बिल्कुल नहीं है। उम्र के इस पड़ाव पर ही रोटी को भिगोकर खाने की जहमत क्यों मोल लूं? बत्तीसी और पसलियां भी सलामत रखनी है। सूखी रोटी के स्वादहीन आचरण और क्रश काया का भी ध्यान रखना है। जब महंगाई आसमान से ऊंची उड़ान भरने की प्रतियोगिता शुरू कर दे, तब बाजार से खरीदारी करने की हिम्मत बड़ी मुश्किल से होती है। दुकानों की कतारों के बीच से गुजरना भी ऐसा प्रतीत है तो जैसे बंधक बना के यहाँ लाकर पटक दिया गया है। यहाँ से हम दम घुटते माहौल से शीघ्र निकल जाने की जल्दी में हैं। 2017 में भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, 2022 में भी हो रहा है। प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो 2027 में भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में भी कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं था, 2022 में भी कोई नहीं है और 2027 में भी कोई नहीं होगा। 2017 में एक दलित व्यक्ति उम्मीदवार था, इस बार आदिवासी महिला और 2027 में भी इन्हीं में से कोई होगा। जातीय मानसिकता से ग्रसित लोग नैतिक पतन के इतने गर्त में गिर जाएंगे, कल्पना करते ही दिल दहल जाता है। जो व्यक्ति देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाने वाला है वह राष्ट्रपति नहीं अपितु दलित है, आदिवासी है, महिला है। ऐसी निकृष्टतम सोच का देश विश्व गुरु बनेगा। संभव है बन भी जाए। आखिर विश्व में भी तो जातीय विषमता का बीजारोपण करना है। जब से द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी तय हुई तब से जात्याभिमानी मीडिया यह दिखाने में व्यस्त है कि मुर्मू मंदिरों में झाड़ू लगाने में कितनी पारंगत है। कमाल तो यह है साहब कि उनके गांव में यदि सरकार बिजली पहुंचाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई थी तब भी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन तकलीफ तब जरूर होती है जब रात दिन झाड़ू लगवाने के बावजूद ईश्वर भी मजदूरी देने से मुकर गया। मुर्मू को गांव में बिजली का तार दौड़ते हुए देखने का ख्वाब तक पूरा हो रहा है जब वह राष्ट्रपति की उम्मीदवार हुई। हमारे देश की उवाद सरकार लंबे समय से दावे कर रही है कि हमने देश की सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी है। सरकार के दावे को चुनौती देने की हिम्मत की नहीं जा सकती, इसीलिए सोचने पर मजबूर हूं कि क्या उड़ीसा का ऊपर बेदा गांव भारत का ही अंग है? यदि हाँ तो क्या इस गांव में बिजली आपूर्ति की नई तकनीक इजाद की गई थी जिसमें खंबे और तार की कोई आवश्यकता नहीं, सीधी बिजली हर घर में पहुंच जाती थी? मोदी है तो संभव है। कभी सोचकर देखें, झारखंड की राज्यपाल होने के बावजूद वह अपने गांव में बिजली की आपूर्ति करा पाने में असफल थी। जब राज्यपाल का गांव भी बिजली आपूर्ति के लिए तरस जाए तब साधारण गांव की दुर्दशा की सुधि कौन लेगा? एक दलित और आदिवासी दिन रात किन किन दैहिक पीड़ाओं के दंश सहता रहेगा वही जान सकता है, अन्य नहीं। मुबारक हो मुर्मू जी, राष्ट्रपति होने की नहीं आपके गाँव तक बिजली के उपकरणों के पहुँच की। पता नहीं उन खंभों पर फैले तारों में बिजली दौड़ेगी या नहीं, भविष्य के गर्व में है। राष्ट्रपति भवन पहुंचने की शुभकामना। तब जब पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन जैसे सरकार और उच्चतम न्यायालय के विस्मतावादी प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए संशोधन के लिए फाइल वापस कर देंगी, तब राष्ट्रपति होने के गर्व को संरक्षित रखने की बधाई भी दे देंगे। विषय की सार्थकता पर कदम खींचते हुए विमर्श को वहीं केंद्रित करना प्रासंगिक होगा। 2017 में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, तब बीएसपी नेत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह तो कोरी है, कोई अनुसूचित जाति का थोड़ी ही है। क्योंकि भारत में भक्तों और भगवान का गहरा नाता है, भगवान होता है या नहीं यह विषय वृहद है, चर्चा को उतना लंबा चौड़ा खींचना समीचीन नहीं। बुद्धिस्ट मतावलंबी ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, परंतु संबोधन में तथागत गौतम बुद्ध से पूर्व भगवान जोड़ने पर गौरव महसूस करते हैं। यहाँ हम प्राचीन भगवानों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अर्वाचीन या अद्यतन में स्वमेव घोषित चमत्कारी भगवानों का वाचन कर रहे हैं। तो ताकत हासिल करते हैं जनादेश से, यानी देश के नागरिकों के मतों से, लेकिन उन्हें ठेंगा दिखाते हुए स्वयं को उन्हीं नागरिकों का भगवान घोषित कर देते हैं। संभव है कि वह स्वयं को चौकीदार कहलाना पसंद करते हो, परंतु बन बैठे तो भगवान ही हैं। यह प्रवृत्ति किसी एक
एक दल तक सीमित नहीं है, सभी दल इसी कीचड़ में सने हैं। स्वयं को देवी घोषित कर चुकी बीएसपी नेत्री ने जब 2017 में रामनाथ कोविंद को कोरी कहकर संबोधित किया, जब भाजपा प्रत्याशी आदिवासी होने के नाते बसपा समर्थन की पात्र हैं, बहुजन समाज के मतों से चुने गए एमपी अपना मत देने में गौरव महसूस करेंगे, तब उत्तर प्रदेश में मंत्री बनी बेबी रानी मौर्य, आसिम अरुण, लक्ष्मी गौतम अस्वीकार्य क्यों? क्या वह दलित नहीं है? वही क्यों केंद्र में भी दलित मंत्री स्वीकार्य क्यों नहीं? सिर्फ इसीलिए कि देवी जी ने उन्हें प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। लुका छिपी का यह खेल देश में अम्बेडकरवादी आंदोलन का कब्रगाह बनाने में सहायक भूमिका अदा नहीं कर रहा। इन नेताओं या तथाकथित अलौकिक शक्तियों में इतना साहस नहीं कि अपने समर्थकों से सच कह सके कि मुर्मू को हम आदिवासी महिला के नाते नहीं, तोता मैना की जोड़ी ईडी और सीबीआई से बचाने के लिए बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। बेहतर होगा सभी जागरूक नागरिक इस पहलू पर विचार अवश्य करें, ताकि दोस्त और दुश्मन की पहचान बनी रहे। सामने खड़े दुश्मन से जीतना सरल है, परंतु आस्तीन में छिपा कब हमला बोल देगा, कोई भरोसा नहीं है। स्मरण रहे 2017 में बीजेपी के पास राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल था, इसीलिए ईडी और सीबीआई पिंजड़े से बाहर नहीं निकले। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड में भाजपा की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 324 विधायक और 73 एमपी थे। काल्पनिक महाभारत में शिखंडी के दम पर युद्ध जीता जा सकता है अथवा नहीं, ये स्क्रिप्ट तैयार की है गौतम राणे सागर ने, जो राष्ट्रीय संयोजक है संविधान संरक्षण मंच। तो ये वीडियो यदि आप समझ गए हैं तो लाइक कमेंट करें, जिससे और भी लोग जान सके। धन्यवाद।